महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाभारत जारी है। आपको बता दें कि यूं तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में अपने ही साथियों के साथ लड़ाई लड़ रही है। खबर है कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से नाराज बताए जा रहे हैं और नौबत ऐसी आई कि राहुल गांधी बीच बैठक छोड़ भाग खड़े हो गए। ऐसी क्या घटना है? आखिर राहुल को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि बीच बैठक छोड़कर भागना पड़ा? हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि राहुल बीच बैठक को छोड़कर भाग खड़े हुए? नहीं, देखिए, ऐसा है नीतीश कि जो बैठकें, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है और अभी तक महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है वो अपने सीटों के बंटवारे पे ही एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। और ये जो खींच है, ये खींच अब बैठकों में भी नजर आने लगी है। सीईसी की मीटिंग थी कल, कांग्रेस चुनाव समिति की मीटिंग थी। महाराष्ट्र के बड़े नेता नाना पटोले, बाला साहेब थोराट और बाकी जितने भी नेता सब पहुंचे हुए थे। जो रमेश चेन्नीथला है, जो वहां के प्रभारी है, वो भी मौजूद थे और सब उस दौरान चर्चा हो रही थी। पहली एक सूची आ चुकी है कांग्रेस की, दूसरी सूची पर मंथन था, लेकिन जैसे ही वो सूची और उन नामों को लेकर राहुल गांधी के सामने वो सूची रखी गई, वो बिफर पड़े भरी बैठक में। और उन्होंने कहा कि क्या मजाक आप लोगों ने बना रखा है। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो बैठक में उन्होंने कहा कि क्या मजाक बना के रखा है। जिस विदर्भ में हम मजबूत है, जिस विदर्भ की सीटें हमने लोकसभा चुनाव में इतनी जीती, जिस मुंबई में हम मजबूत है, जहां लोकसभा चुनाव में मुंबई में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, वो सीटें उद्धव ठाकरे को आपने क्यों दी? स्टेट जो वहां का नेतृत्व है उस पर राहुल गांधी बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपना फोन उठाया और बैठक से वो निकल गए कि जो करना है कर लो आप लोग, ये कहकर वो निकल पड़े। ये अंदर की बात है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था राहुल गांधी का उनके फोन पर, इसलिए उन्होंने अपना फोन टेबल से उठाया और फोन पर बात करने के लिए चले गए मीटिंग से। नाराजगी की कोई खबर नहीं है। लेकिन उसके बाद जब नेता बाहर आते हैं तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रमेश चेन्नीथला जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भैया हमने अपनी पहली सूची जो है वो आ चुकी है, दूसरी सूची पर भी हमारा लगभग तय हो गया, अभी थोड़ी देर में हम दूसरी सूची दे रहे हैं। तीसरी सूची आज उन्होंने कमिटमेंट किया है कि आज तीसरी सूची हम एक ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और सब कुछ हो जाएगा फाइनल, और तीसरी सूची हम आज शाम तक जारी कर देंगे और सब कुछ ओके हो जाएगा। सर, आज अंतिम दिन है, एक तरीके से माना जाए तो अंतिम दिन है। समाजवादी पार्टी ने भी आज तक का अल्टीमेटम दे दिया, तो वहीं इन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कैसे फाइट करेंगे महायुति जैसे मजबूत गठबंधन के विरोध में? हाँ, नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप नीतीश। और कल यही सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश चेन्नीथला हो या फिर नाना पटोले हो, बाला साहेब थोराट हो, सबसे ये सवाल पूछा गया कि आप अपनी लड़ाई से उबर नहीं पा रहे, आप महायुति से कैसे लड़ेंगे, जिसमें आप कहते हैं कि सत्ता है, सत्ता की ताकत है और केंद्र में उनकी सत्ता है, फोर्सेस है, चुनाव आयोग को भी उसी में आप इंक्लूड कर लेते, तो कैसे आप लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत मजबूत है महाविकास आघाड़ी, और जैसे हमने लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हमने किया है उसको हम दोहराएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन अगर हम देखें तो उसमें उद्धव ठाकरे जो गुट है यूबीटी, उसमें तो बहुत कम सीटें उसने जीती, उसका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा है और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। तो एक तरह से यह बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। और कल जो बैठक में एक और बात पर मंथन हुआ, जैसे जो 85-85-85 वाला फॉर्मूला था 288 सीटों में से, उस पर जो नया फॉर्मूला बनते दिख रहा है कि कांग्रेस को यह भी संदेश दिया गया है, अब राहुल गांधी की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है। एक तरह से जो स्टेट बॉडी है उसको राहुल गांधी की ओर से भी हरी झंडी मिल गई कि आपको झुकना नहीं है उद्धव के आगे, और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी रहेगी। 100 से ज्यादा सीटों पर, 105, 100 और 105, 102 से लेकर 105, मतलब 100 से ज्यादा ही सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। यह भी तय हो गया। उद्धव ठाकरे को 100 से नीचे लड़ना है, 90 से 95 सीटें उनको दी जाएगी और 75 सीटों के आसपास शरद पवार का भी पत्ता कट किया जा रहा है, क्योंकि खबर यह है कि शरद पवार जो है वो मौन रहकर दर्शक दीर्घा में बैठकर गोटियां सेट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी बना रहे हैं पीछे बैठकर, क्योंकि 85-85-85 वाला जो फॉर्मूला था ये शरद पवार का ही था। जब इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, आपने पूरे चुनाव के दौरान कहीं नहीं सुना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर शरद पवार नाराज है, क्योंकि शरद पवार जो है वो गोटियां सेट कर रहे हैं, वो खेल मतलब गेम को वो खेल रहे हैं और किसी और के जरिए
सारी गोटियां सेट कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप आंकड़ों के माध्यम से, कोई डेटा के माध्यम बिल्कुल से बताइए कि जो आपसी कला है एमबीए में, इसका सियासी परिणाम महाराष्ट्र में आने वाले समय में क्या होगा? नहीं, ये देखिए, ये मैं जो आपको बता रहा हूं कि 288 ये जो सीटें हैं ना, मैं थोड़ा सा इस पर आऊंगा आपको कि उद्धव ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जो है वो कैसे बढ़ गई है। सारे इस जो महाराष्ट्र के इस बार का जो चुनाव है, इसमें दिलचस्प इसलिए नीतीश कि सारे देश की निगाह, महाराष्ट्र की निगाह नहीं, सारे देश की निगाह एक चेहरे पे है और वो है उद्धव ठाकरे। और इनकी जो छटपटाहट है लगातार सामने आ रही है। खबरें आ रही कि ये राज ठाकरे से भी चुनाव के पहले गठजोड़ कर सकते हैं, राज ठाकरे से भी मिल रहे हैं। एक खबर ये भी चल रही कि ओवैसी साहब के साथ भी ये तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा ये किरदार है महाराष्ट्र के चुनाव में जिसने अपने सारे पत्ते खोल रखे। कांग्रेस के साथ भी बैठकें चल रही है, चुपके चुपके बीजेपी के साथ भी मीटिंगें हो रही है। हर जगह ये किरदार जो है वो अपना एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव है इस व्यक्ति के साख का चुनाव है। साख इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मैं महाराष्ट्र की राजनीति के बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहूंगा। महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थापना कब हुई थी? 1966। बाला साहेब जो ठाकरे थे ये कार्टूनिस्ट थे। एक अखबार में कार्टूनिस्ट की नौकरी किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में बाहर से आए हुए लोग जो है, जैसे साउथ से, दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा लोग, क्योंकि मुंबई देश की एक आर्थिक राजधानी है, तो अब बाहर के लोग ज्यादा थे, गुजराती लोग, साउथ इंडियन लोग, दक्षिण भारत के लोग। तो उन्होंने उसके खिलाफ देखा कि मराठी लोगों के रोजगार को छीन रहे हैं। तब जाकर उन्होंने एक मार्मिक एक पत्रिका निकाली थी, अखबार, जिसमें मार्मिक उनके अखबार का नाम था, और उसमें वो कार्टून छापकर तंज कसा करते थे। और उसके बाद वो मराठी लोगों की आवाज उसमें उठाने लगे और धीरे धीरे उनको लगा कि एक राजनीतिक विकल्प हमें बनाना चाहिए। जब उनको बहुत समर्थन मिलने लगा महाराष्ट्र से, तो 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी। उसके बाद 67 में पहला चुनाव उन्होंने मुंबई में लड़ा, लोकल ठाणे, माफ करिएगा, ठाणे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का पहला चुनाव लड़ा था, और पहले चुनाव में उन्होंने अपनी धमक दिखा दी। उसके बाद उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में अपनी सरकार बनाई, जो सबसे रिच देश की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और आज तक वहां पर शिवसेना का दबदबा है, शिवसेना का कब्जा है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर। तो शिवसेना की मुंबई में बहुत ताकत है, और उसी मुंबई से कांग्रेस बाहर करना चाहती है शिवसेना को, इसलिए उद्धव। अब मैं ये गणित थोड़ा सा आपको इसलिए समझाना चाह रहा हूं। 1980 फिर साल आता है, इस साल में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, बीजेपी की। 1980 में पहले जनसंघ था, तमाम तरह, लेकिन भारतीय हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर 1980 में बीजेपी बनी। इनकी भी आइडियोलॉजी और इनकी भी आइडियोलॉजी सेम होती है। 1984 पहला जो गठबंधन है वो होता है शिवसेना और बीजेपी के बाद। 1984 से अलाई है ये दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। 84 में पहला गठबंधन हुआ, लोकल चुनाव इन्होंने लड़ा। 1990 में पहला विधानसभा का चुनाव इन दोनों दलों ने लड़ा था साथ में, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जीत नहीं मिली, विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन विपक्ष में बैठने के बाद जब बात आगे बढ़ी, उसके बाद कई चुनाव इन्होंने साझा किए। बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना रही महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि हमारे बड़े भाई है। 160, 165, 185, 125 इतनी सीटों से कम कभी शिवसेना लड़ी नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर। लेकिन अभी नौबत आ गई कि आपको 85 सीटें, 90 सीटों पर लड़ना पड़ रहा है। अभी भी ये कंफर्म है कि नहीं, पता नहीं। हाँ, पता नहीं, मिलेगी भी नहीं मिलेगी। अब ये जो शिवसेना है, इसका जो उभार है वो कब मतलब उसको ग्रहण कब लगा? आप देखिए 2006 ये वो साल था जब ऑफिशियल तौर पर ये घोषित किया, जब बाला साहेब ठाकरे जब थोड़े से वृद्ध होने लगे, तो ऑफिशियल तौर पर यह घोषित किया गया कि 2006 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। यही वो वक्त था। इसके बाद से शिवसेना का जो है पतन एक तरह से शुरू हो गया। अगले ही साल पार्टी के बड़े नेता जो है नारायण राणे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में, ये कांग्रेस में चले गए थे, नारायण राणे ने पार्टी छोड़ दी, और पार्टी छोड़कर इसी के में कि आप किसको आपने वो बना दिया, नारायण राणे चले, जिनके लड़के अभी बड़े चर्चा में, नीतेश राणे। तो ये नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी। फिर कुछ ही साल बाद जो इनके भतीजे थे राज ठाकरे, उन्होंने बगावत करते पार्टी छोड़ दी और अपना एक नया दल बनाया,
मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उसके बाद 2014 में आप देखिए 2012 में बाला साहेब ठाकरे का निधन होता है और 2014 में जो है 2014 में कांग्रेस पार्टी माफ करिएगा बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में पहली बार एक गठबंधन टूट जाता है। 2014 में अकेले चुनाव लड़े थे, हालांकि बाद में जब चुनाव लड़ा बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो फिर शिवसेना साथ में आ गई, देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन तभी से उद्धव ठाकरे के मन में सत्ता का लोभ जो है वो आ गया था। और जब हम देखें 2019 जब आता है, अगला वर्ष 2019, इस 2019 में उद्धव ठाकरे ने अपनी उस मंशा को पूरा करने के लिए गेम खेला, मिलकर चुनाव लड़े और उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया चुनाव जीतने के बाद। अब ये जो गठबंधन टूटा बीजेपी का, उसके बाद आज उद्धव ठाकरे की स्थिति ये है, उसके बाद गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटने के 2 साल के बाद, मुश्किल से मुझे लगता है 1.25 साल 1.5 साल के बाद पार्टी टूट गई, पूरी शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ गई। 40-50 विधायकों को लेकर जो है शिंदे, एकनाथ शिंदे अलग बगावत हो गई, फिर बाद में कुछ हुआ तो उनके साथ 10 विधायक और आ गए। लेकिन अभी वर्तमान में 40 विधायक जो है 56 में से 56 विधायक जो जीत कर आए थे, इसमें से 40 विधायक जो है शिंदे के, एकनाथ शिंदे के साथ है। पार्टी चली गई, हनक चली गई, जो आपका दबदबा था वो चला गया और अभी हालत यह है कि सीटें भी आपको मिल नहीं रही है। तो मैं ये सारा समझाने का मतलब ये था कि इस चुनाव में स्टेक जो किसी का अगर दांव पर है, नीतीश तो उद्धव का स्टेक दांव पर है और इसीलिए उद्धव छटपटा रहे हैं, हर जगह वो पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस को यह समझ में आ चुका है नीतीश की अगर अपनी जमीन उसको राज्यों में बनानी है तो क्षेत्रीय दलों को रौंदकर ही बना सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को अपनी जमीन बनानी है तो उसको अखिलेश को दबाना पड़ेगा, तब जाके जो वोट बैंक है अपना कांग्रेस हासिल कर सकती है। और अखिलेश को यह बात समझ आ चुकी है, इसलिए अखिलेश के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी और वही बात उद्धव ठाकरे को समझ आई, लेकिन देर से समझ आई कि जमीन तो हमारी खो रही है। लोकसभा चुनाव के आप नतीजे देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में 9 सीटें जीत पाए महज 21 सीटों पर लड़कर उद्धव ठाकरे, और 17 पर जीतकर कांग्रेस 17 लड़ी और 13 सीटों पर कांग्रेस जीत गई, मैं 4 सीटें गवा पाई। तो इसी से कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और चुनाव में जब एनालिसिस किया गया तो कांग्रेस का बहुत ज्यादा फायदा महाराष्ट्र में नजर आया और उसी फायदे की वजह से कांग्रेस पार्टी को समझ आ रहा है कि क्षेत्रीय दलों से ऊपर हम तभी जा पाते, जो एक हनक हुआ करता था एक दौर में कांग्रेस पार्टी का, जो राष्ट्रीय पार्टी का उसके पास जो दबदबा था और जिस दबदबे के साथ वो क्षेत्रीय दलों के साथ टेबल पर बात करती थी, वो जो हनक उसकी चली गई है, उसको अगर उसको वापस पाना है तो क्षेत्रीय दलों के आंखों में आंखें डाल के उनको दबा के ही ये बात हो सकती है। ये बात शायद कांग्रेस के समझ में आ गई है, इसीलिए महाराष्ट्र में ये सारी सियासी खिचड़ी आपको दिख रही है। लेकिन इसके नुकसान भी होंगे जो हरियाणा में देखने को मिले, ये नुकसान हो सकते हैं, होंगे ये नहीं कह रहे हम, ये हो सकते हैं। और इस बात का इशारा कल अबू आजमी ने भी किया, उन्होंने एक तरह से धमकी दी और उन्होंने कहा कि इसको हरियाणा बना देंगे हम अगर आपने हमको 5 सीट नहीं दी। बिल्कुल, तो इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हाल यही है कि उद्धव इस वक्त ना घर के हैं और ना घाट के हैं, और जो एमवीए के साथी दल हैं उनका हाल है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो पूरे तरीके से एमवीए के साथी दलों का जो विवेक है वो मर चुका है। एक महायुति जो एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में है, तो इस वक्त एमवीए जो है जो अपने विरोधियों के साथ ना लड़कर साथियों के साथ ही अभी लड़ाई कर रही है। महाराष्ट्र के सियासी प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।